वो लड़की जो प्रैक्टिकली मेरे ही पेरेंट्स के साथ पली बड़ी थी, हमेशा मुझे बुली करना पसंद करती थी। एक बार मैंने बस सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक लड़की की तरफ नजर घुमा ली थी और उसने तुरंत मुझ पर झपट्टा मार दिया। मेरे पेट में जोरदार पंच मारा, फिर मुझे दीवार से पूरी तरह दबा दिया। पूरी की पूरी अल्फा एनर्जी। उसने बेहद एग्रेसिव अंदाज में ऐलान किया कि मेरी बाकी पूरी जिंदगी में मेरी आंखें सिर्फ उसी को देखने की इजाजत रखेंगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैंने जोर से ऐलान कर दिया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उसी से शादी करूंगा। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आ गया। एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट होते ही वो पढ़ाई के लिए विदेश चली गई और इसी तरह हमारा कॉन्टैक्ट पूरी तरह टूट गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि बचपन में मुझे हर समय टेरोराइज करने वाली वो बड़ी बहन जैसी लड़की बड़ी होकर एक आइस कोल्ड और बेहद रूथलेस फीमेल सीईओ बनने वाली थी। फास्ट फॉरवर्ड वर्तमान समय, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बुरी तरह चीट खाकर आने के बाद मेरा बेस्ट ब्रो काइल मुझे मेरा दुख भुलाने के लिए एक क्लब में घसीट कर ले गया। अगली चीज जो मुझे याद है वो ये कि वह दो ब्लैक स्टॉकिंग्स पहने लड़कियों को हमारे प्राइवेट वीआईपी रूम में लेकर आया। जैसे ही उसकी नजर मेरे हाथ में मौजूद खाली ग्लास पर पड़ी, वह ऐसे जम गया जैसे किसी हिरण ने हेडलाइट्स देख ली हो। ब्रो, तुमने ये क्यों पी लिया? क्या तुमने इसकी स्मेल तक नहीं ली थी? मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। हम क्लब में है ना, यहाँ ड्रिंक नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे? अगर अभी नहीं पीना था तो कब पीना था? मैं अपना सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाया था कि मेरी आंखें उलट गईं और मैं सीधे सोफा पर गिर पड़ा। मेरे शरीर का टेम्परेचर ऐसे बढ़ने लगा जैसे कोई ओवरहीटिंग लैपटॉप हो। ऑल राइट, अब काम की बात करते हैं, मैंने काइल को कहते सुना। तुम दोनों इसका अच्छे से ख्याल रखना। मेरा दोस्त अभी भी फैक्ट्री सील्ड और ब्रांड न्यू है, जरा जेंटली हैंडल करना, इसे तोड़ मत देना। दोनों स्टॉकिंग्स वाली लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। डोंट वरी बॉस। उन्होंने लगभग मेरे जलते हुए शरीर को उठाया और वीआईपी रूम से बाहर ले गई। एक धुंधले और बुखार भरे सपने में मुझे महसूस हुआ कि मुझे किसी मुलायम होटल बेड पर फेंक दिया गया है। मेरा पूरा शरीर बेचैन और अजीब तरह से इची महसूस हो रहा था। उसी सिनेमैटिक मोमेंट पर कई मस्कुलर बॉडीगार्ड्स ने दरवाजा लात मारकर खोल दिया और उन दोनों लड़कियों को बेरहमी से कमरे से बाहर निकाल दिया। यंग मास्टर को किसी स्पेशल मिस्ट्री जूस का असर हुआ लगता है। समझ गया, बाहर निकलो। मेरे डायरेक्ट ऑर्डर के बिना कोई भी अंदर नहीं आएगा। बॉडीगार्ड्स ने सम्मान से झुककर सिर हिलाया और पल भर में गायब हो गए। उसके बाद जो हुआ वो प्योर ब्लिस जैसा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की सारी नेगेटिव इमोशंस पूरी तरह बाहर निकाली जा रही हों। अगली सुबह मैंने भारी आंखें खोली और पाया कि मेरे बगल में एक बेहद खूबसूरत, ब्रेथ टेकिंगली गॉर्जियस महिला सो रही थी। कमरे में कपड़े ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे यहाँ कोई टॉर्नेडो आया हो। मुझे तुरंत पैनिक होने लगा। मैंने दांत भींचे और काइल को मन ही मन हजारों गालियां दी। वो कमीना, उसने सच में मेरे लिए प्रोफेशनल्स हायर कर दिए। लेकिन वाह, आजकल लेडीज ऑफ द नाइट भी सुपर मॉडल्स जैसी दिखने लगी हैं क्या? मैंने ज्यादा सोचे बिना धीरे धीरे बेड छोड़ा। निंजा स्टाइल में जल्दी से अपने कपड़े पहने और वहां से भागने की तैयारी करने लगा। तभी मेरे पीछे से आर्कटिक सर्कल से भी ठंडी आवाज गूंजी, और तुम आखिर जा कहां रहे हो? उस आवाज को सुनते ही मैं लगभग उछल पड़ा और तुरंत पीछे मुड़ गया। मेरे सामने एक जोड़ी खूबसूरत, तेज और भेद देने वाली आंखें मुझे घूर रही थीं। मुझे लगा कि बेवकूफ काइल अभी तक उसका बिल नहीं चुका पाया होगा, इसलिए मैंने कूल बनने की कोशिश की। मैंने अपना वॉलेट निकाला, उसमें से मुश्किल से $300 निकाले और नाइट स्टैंड पर पटक दिए। देखो, कल रात जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, ये काफी होना चाहिए, है ना? मुझे कहीं जाना है, पीस आउट। इतना कहकर मैं ऐसे दरवाजे से बाहर भागा जैसे मेरे बालों में आग लगी हो। टेबल पर पड़े उन मुड़े तुड़े नोटों को देखते हुए सेरीना के खूबसूरत चेहरे पर एक खतरनाक और दिलचस्प मुस्कान उभर आई। इतने साल बीत गए और ये छोटा शैतान अब भी उतना ही प्यारा है। मैं सच में इसका मजा लेने का इंतजार नहीं कर सकती। भागने की जल्दी में मैंने बेड शीट पर मौजूद लाल दाग को बिल्कुल नोटिस नहीं किया। जैसे ही मैं होटल से बाहर निकला, मैंने तुरंत काइल का नंबर मिलाया। तू पूरा क्लाउन है। मैंने तुझे भाई माना और तूने मुझे एस्कॉर्ट्स के साथ सेटअप कर दिया और ऊपर से बिल भी नहीं भरा। मुझे लगा था ये सब तेरी तरफ से ट्रीट है। फोन के दूसरी तरफ काइल अभी भी आधी नींद में लग रहा था। उसकी आवाज पूरी तरह कंफ्यूज्ड थी। ब्रो, अभी सुबह सुबह है, तू आखिर बकवास क्या कर रहा है? जो लड़कियां मैं लाया था उन्हें तो तूने खुद बाहर निकलवा दिया था। कौन सा बिल? उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग लगभग शॉर्ट सर्किट हो गया। बेहोश होने से ठीक पहले सुनी हुई कुछ धुंधली आवाजें मुझे याद आने लगी। रुको, मतलब मेरा इस्तेमाल भी हुआ और पैसे भी मुझे ही देने पड़े। उसी समय अचानक एक स्लीक ब्लैक बेंटली मेरे पीछे आकर चीखती हुई रुकी। मेरा दिमाग खतरे को समझ भी नहीं पाया था कि दो पहाड़ जैसे बड़े गुंडे कार से बाहर कूद पड़े। उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली रस्सियों में गिफ्ट रैप कर दिया और आलू की बोरी की तरह पीछे वाली सीट पर फेंक दिया। कार फिर से चल पड़ी। मैंने सिर उठाया
और देखा कि एक परफेक्टली मैनिक्योर्ड पैर जिस पर गोल्डन स्टिलेटो था मेरे चेहरे पर मजबूती से रखा हुआ था। सेरेना झुककर मेरी तरफ आई। उसके चेहरे पर विलन जैसी मुस्कान थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, ओ छोटे कार्टर, तुम्हें लगा मेरे साथ सोकर ऐसे ही भाग जाओगे? इतना आसान नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए विदेश से वापस आई हूँ, मुझे याद है। अब तक मैं उस ब्लैक ड्रेस वाली महिला को पहचान चुका था। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बेचारी और ऑकवर्ड मुस्कान निकाली। बिग सिस्टर, कल रात सच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझ पर दया करो। क्या हम मान नहीं सकते कि कुछ हुआ ही नहीं? सेरेना ने अपना पैर और जोर से मेरे चेहरे पर दबाया। मजाकिया अंदाज में मेरे गाल दबाते हुए बोली, कुछ हुआ ही नहीं, सपने देखते रहो स्वीट हार्ट। आज से तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। अच्छे लड़के बनोगे तो अलाउंस की कोई लिमिट नहीं होगी, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है क्या होगा। इतना कहकर सेरेना ने एक हाथ से मेरा कॉलर पकड़ लिया और मेरी आंखें बाहर निकलने वाली हालत में थीं। तभी उसने मुझे जबरदस्ती किस कर लिया, पूरी तरह डोमिनेटिंग अग्रेशन। मैंने आंखें फैला दी और छूटने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर थैंक्सगिविंग टर्की की तरह बंधे हुए थे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे बस उसकी एग्रेसिव किस सहनी पड़ी। वो बॉसी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस, इतने साल बाद भी उसमें जरा सा बदलाव नहीं आया था। जैसे ही सेरेना पूरी तरह उसमें डूबने लगी, उसका फोन लगातार बजने लगा। उसने चिढ़कर फोन उठाया। हेलो, क्या है? स्पीकर से उसकी माँ डायना की तीखी आवाज सुनाई दी। सेरेना स्टर्लिंग, क्या तुम बगावत करने की कोशिश कर रही हो? मैंने कहा था कि आज कंपनी जाकर सीईओ की पोस्ट संभालो। तुम अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंची? पूरा ब्रांच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सेरेना एक इंच भी पीछे नहीं हटी। उसने तुरंत जवाब दिया, आपको सन इन लॉ चाहिए था ना? मैं उसी पर काम कर रही हूँ। जब तक बिल्डिंग में आग नहीं लगी हो मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मैंने आखिरकार सांस ली और गुस्से में चिल्लाया, तुम पागल हो? तुमने मेरा किडनैपिंग किया है, ये फेडरल क्राइम है। कोई नहीं जान सकता कि उस समय मेरे दिल पर क्या बीत रही थी। कल ही मुझे बेरहमी से डंप किया गया था और आज मुझे मेरी बचपन की नाइटमेयर जैसी लड़की ने किडनैप भी कर लिया था और फोर्सफुली किस भी। दुनिया सच में पागल हो चुकी थी। अचानक आई उस फोन कॉल ने सेरेना का पूरा मूड खराब कर दिया था। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि मुझे चलती कार से बाहर फेंक दें, लेकिन जाने से पहले उसने एक स्लीक बिजनेस कार्ड मेरे चेहरे पर फेंका। मुझे अपने कॉर्पोरेट एम्पायर संभालने हैं, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। आज रात मिलते हैं बेब। इसके बाद बेंटली तेजी से आगे निकल गई। मैं सड़क किनारे मम्मी की तरह बंधा हुआ लुढ़कता रहा। एक दुखी कीड़े की तरह तड़पते हुए मैं बड़बड़ाया, धत्त तेरे की, कम से कम पहले मुझे खोल तो देती। खुशकिस्मती से उसी समय काइल मेरे रेस्टोरेंट के पीछे कूड़ा फेंकने आया हुआ था। मुझे सड़क पर लौटते हुए देखकर वह पास आया। उसने उत्सुकता से मुझे देखा और पूछा, वाह, तुम लोग तो काफी रफ खेलते हो। बॉन्डेज तक पहुंच गए क्या? अगले दिन दोपहर में लंच रश के दौरान सेक्रेटरी मोनिका अपने बॉस के लिए एक 5 स्टार होटल से खाना मंगवाने वाली थी। आखिर उसकी यंग मिस खाने को लेकर बेहद पिकी थी, लेकिन सेरेना ने उसे रोक दिया। एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसने मोनिका को एक एड्रेस पकड़ा दिया। मुझे इसी जगह का चाइनीज स्टर फ्राई चाहिए। ये सुनकर मोनिका उसे ऐसे देखने लगी जैसे उसके दोस्त से रुगाए हों। मिस, आप अभी वापस आई हैं, लेकिन इस जगह के बारे में तो आपको भी पता होना चाहिए। अगर आप स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन ये जगह डिलीवरी नहीं करती। मैं खुद जाकर ले आती हूँ। कुछ देर बाद मोनिका उस भीड़ से भरे रेस्टोरेंट को देखकर अपना धैर्य खो बैठी। वह काउंटर पर हाथ पटकते हुए चिल्लाई, तुम्हारे जितने भी सिग्नेचर डिशेस हैं सब अभी पैक कर दो, मुझे तुरंत चाहिए। मैं एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगी। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, आसपास बैठे कस्टमर्स उसे ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई एलियन हो। काउंटर पर अंडे पलट रही वेंडी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी मिस, आपसे पहले बहुत सारे कस्टमर्स हैं, यहाँ लाइन जंप नहीं किया जाता। अगर आप इंतजार करना चाहती हैं तो मैं आपका ऑर्डर क्यू में डाल देती हूँ। ये सुनकर मोनिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने $100 के नोटों की एक मोटी गट्टी निकाली और टेबल पर पटक दी। अब क्या तुम्हारा विचार बदला? वेंडी मुस्कुराई, लेकिन उसने एक भी नोट को हाथ नहीं लगाया। पास बैठा एक दयालु कस्टमर जो खुद भी इंतजार कर रहा था धीरे से बोला, मिस, आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, ये बॉस कार्टर का सबसे बड़ा नियम है। सबके साथ फेयरनेस बनी रहे, इसलिए आप चाहे कितना भी पैसा फेंक दें, यहाँ कोई फायदा नहीं होगा। सबकी निगाहें खुद पर महसूस करके मोनिका के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने गुस्से में पैर पटका, फिर बाहर निकलते हुए बड़बड़ाई, आसानी से पैसा कमाने से भी मना कर रहे हैं, पूरे के पूरे इडियट्स हैं। बहुत जल्द सेरेना को इस पूरी फेलियर की खबर मिल गई। इस बार वह खुद वहां पहुंची। सबको लगा कि आइस क्वीन कोई बड़ा सीन क्रिएट करेगी, लेकिन सेरेना आराम से अंदर आई और सीधे बॉस की पर्सनल चेयर पर जाकर बैठ गई। उसने बस अपना फोन निकाला और स्क्रॉल करने लगी। उसने खाना तक ऑर्डर नहीं किया, वह ऐसे ही बैठी रही। दोपहर के 2 बज गए। अब रेस्टोरेंट में सिर्फ सेरेना और मोनिका ही बची थी। ये खबर सुनकर मैं किचन से बाहर आया। मैंने दोनों महिलाओं को बेहद इरिटेटेड नजरों से देखा। तुम दोनों आखिर करना क्या चाहती हो? सेरेना ने मेरी तरफ देखा
और स्मर्क किया। सच कहूं तो मुझे प्रिंसिपल्स वाले आदमी बहुत पसंद है। तुम जितने ज्यादा स्टबन होते हो उतना ही मुझे मजा आता है। उसने धीरे से कहा, मुझे भूख लगी है, घर चलो और मेरे लिए खाना बनाओ हबी। उस एक शब्द ने न सिर्फ वेंडी बल्कि मोनिका को भी ऐसे जड़ कर दिया जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मुझे खुद अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने तुरंत उसे चेतावनी दी, जुबान संभालो साइको, कौन है तुम्हारा हबी? ये सुनते ही सेरेना का चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया। उसकी आवाज बर्फ जैसी हो गई। मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हें बांधकर घसीटते हुए घर ले जाऊंगी। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मैंने तिरस्कार से उसकी तरफ देखा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? फिर मैं किचन की तरफ मुड़ा और जोर से गरजा, ब्रदर्स मुसीबत आ गई है, बाहर आओ। मेरी आवाज की गूंज पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि काइल शेफ एप्रन पहने हुए किचन से बाहर दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक विशाल मेटल सूप लेडल था जिसे वह किसी मेडिवल वेपन की तरह पकड़े हुए था। कौन सा बदमाश हमारी टेरिटरी में आकर ट्रबल क्रिएट कर रहा है? उसके पीछे पीछे लगातार भौंकने की आवाज भी आ रही थी। बस्टर, जो एक छोटे पोनी जितना बड़ा गोल्डन रिट्रीवर था, किचन से भागता हुआ बाहर आया और मेरे सामने प्रोटेक्टिव अंदाज में खड़ा हो गया। अपने दोनों लॉयल ब्रदर्स को साथ देखकर मेरा कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। मैंने थोड़ी ऊपर उठाई और सेरेना की तरफ घूरते हुए कहा, सुनो लेडी, मैं तुम्हें दो चॉइस दे रहा हूँ, या तो खुद यहाँ से निकल जाओ या फिर हम तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। मेरे इस फियरस रेजिस्टेंस को देखकर सेरेना ने एक ठंडी और खतरनाक हंसी छोड़ी। किसी अजीब वजह से मेरा विरोध करना उसे और ज्यादा एक्साइटेड कर रहा था। उसे मुझे अपने डिजाइनर हील्स के नीचे कुचलने की इच्छा और भी बढ़ रही थी। कुछ क्षणों तक उस सैडिस्टिक थ्रिल का आनंद लेने के बाद सेरेना फिर बिजनेस मोड में लौट आई। उसने अपना फोन निकाला और सिर्फ एक शब्द कहा, एंटर। जैसे ही उसने ये कहा, सड़क से दो टैंक जैसे बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए। उन्हें देखकर मैंने जोर से निगलते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। कोई दिक्कत नहीं, 3 बनाम 2, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हमारी तरफ है। मेरी बैटल क्राई सुनकर मोनिका ने दयालुता से मेरे पीछे इशारा किया। तुम शायद पीछे देखना चाहोगे कि तुम्हारे ब्रदर्स क्या कर रहे हैं। मैंने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और फिर जो नजारा देखा उससे मेरा खून खौल उठा। काइल और बस्टर दोनों धीरे धीरे टिपटो करते हुए किचन की तरफ वापस जा रहे थे। रंगे हाथों पकड़े जाने पर काइल ने ऑकवर्ड हंसी के साथ अपना सिर खुजाया। ओह, आज सुपरमार्केट में कैबेज पर डिस्काउंट लगा है, मुझे तुरंत जाना होगा। गुड लक कार्टर, तुम खुद संभाल लो। और इतना कहकर वो गद्दार हवा में गायब हो गया। मैंने नीचे बस्टर की तरफ देखा और नर्वस हंसी हंसा। बस्टर, मेरे अच्छे लड़के, मैं तुम्हें रोज अच्छा खाना खिलाता हूँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे है ना? बस्टर ने अपनी बड़ी बड़ी डॉगी आईज झपकाई। फिर वह सीधे सेरेना के पास चला गया। उसने अपना सिर सेरेना की लंबी और फ्लॉलेस टांगों से रगड़ा और एक प्यारी सी विम्पर निकाली, बिल्कुल दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे की तरह। बस्टर की इस बिट्रेयल से सेरेना बेहद खुश हो गई। उसने अपना सफेद और नाजुक हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर प्यार से थपकी दी। गुड बॉय, बाद में मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत पूडल गर्लफ्रेंड्स ढूंढ दूंगी। तुम दोनों गद्दार हो, मैंने दांत पीसते हुए बड़बड़ाया। अब साफ था मुझे खुद ही इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। मैंने निंजा जैसी फुर्ती से मार्शल आर्ट्स फाइटिंग स्टांस ले ली। बॉडीगार्ड्स में से एक मुझे देखकर थोड़ा घबरा गया। उसने गंभीरता से पूछा, तुम ट्रेन्ड फाइटर हो? तुम्हारे मार्शल आर्ट्स मास्टर कौन है? मैंने बेहद ठंडे अंदाज में जवाब दिया, कई सालों से मैंने किसी इंसान से मुकाबला नहीं किया। मैं तुम लोगों पर अपना रात अनलीश नहीं करना चाहता था, लेकिन आज तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। अब तुम मेरी असली शक्ति देखोगे। दोनों बॉडीगार्ड्स तुरंत सतर्क हो गए। उनके माथे पर हल्का पसीना तक आ गया, यहाँ तक कि सेरेना भी सीधी बैठ गई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या इस आदमी के पास सच में कोई हिडन ट्रम्प कार्ड था? अगले ही पल मेरी आंखों का भाव बदल गया। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से कोई इनविजिबल ओनरा फूट पड़ा हो। मेरी हर मसल हिडन पावर से कांपने लगी और फिर मैं एडी घुमाकर उसैन बोल्ट की तरह पीछे वाले दरवाजे की तरफ भाग गया। पूरा रेस्टोरेंट स्तब्ध रह गया। कुछ सेकंड के लिए सबकी बुद्धि काम करना बंद कर गई। सबसे पहले सेरेना को होश आया। वह गुस्से से चिल्लाई, तुम दोनों वहां खड़े क्या कर रहे हो? उसे पकड़ो! लेकिन उसके सेंटेंस खत्म होने से पहले ही बस्टर एक्शन में आ चुका था। एग्जिट तक पहुंचने से पहले ही मैंने दर्द भरी चीख मार दी। तू बेवकूफ कुत्ता, मेरी पैंट छोड़। अगर अभी नहीं छोड़ा ना तो आज रात तुझे सूप पॉट में डाल दूंगा। कुछ ही देर बाद मैं एक बार फिर सॉसेज की तरह बांधा जा चुका था और बेंटले की पिछली सीट पर फेंका जा चुका था। मैंने घबरा कर पूछा, तुम मुझे कहां ले जा रही हो? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये पागल औरत मुझे किसी सुनसान जंगल में ले जाकर जिंदा दफनाने वाली थी? लेकिन सेरेना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मेरे बगल में बैठी आंखें बंद करके आराम करती रही। कार शहर की सड़कों से गुजरती हुई आगे बढ़ती रही। आखिरकार वह एक विशाल और शानदार लेकसाइड मैंशन के सामने जाकर रुकी। वो 3 मंजिला मेगा विला था, आसानी से 10,000 स्क्वायर फीट से भी बड़ा। मुझे खोलने के बाद भले ही सेरेना मुझे उसी समय निगल जाना चाहती हो, लेकिन उसने फैसला किया कि पहले उसे खाना चाहिए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए
मैंशन के अंदर ले गई। उसने अपने शॉक्ड बटलर की तरफ ध्यान तक नहीं दिया, सीधे मुझे विशाल किचन की तरफ धक्का दे दिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम्हारे पास ठीक 30 मिनट है, मुझे 3 डिश और एक सूप चाहिए। अगर टेस्ट बेकार हुआ तो परिणाम तुम्हें पता है। उसकी खतरनाक नजरों को देखकर मैंने तुरंत सिर हिला दिया। मेरे पास मना करने का कोई विकल्प नहीं था। जब मैं किचन में मजबूरी में खाना बना रहा था, उसी दौरान सेरेना अपने मास्टर बाथरूम में गर्म पानी से शावर ले रही थी। कुछ देर बाद जब मैं ब्रेज्ड एग प्लांट की प्लेट लेकर बाहर निकला तो मैंने सेरेना को देखा। वह एक सिल्की ब्लैक स्लिप ड्रेस पहने हुए थी और बड़ी शालीनता से महोगनी चेयर पर बैठी मुझे देख रही थी। उसे उस आउटफिट में देखकर मैंने अनजाने में जोर से निगल लिया। मेरा चेहरा भी हल्का लाल हो गया। ये औरत भले ही सर्टिफाइड साइकोपैथ हो, लेकिन खूबसूरती के मामले में वह किसी गॉडेस से कम नहीं थी। अपनी ठोड़ी हाथ पर टिकाए बैठी सेरेना ने मेरी छोटी सी एक्सप्रेशन तुरंत पकड़ ली। उसके होठों पर एक खतरनाक और शरारती मुस्कान उभर आई। क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? उसने पूछा। मैंने तीनों डिशेज और सूप डाइनिंग टेबल पर रख दिए। सच कहूं तो मैं दिल से हाँ चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी मैस्कुलिन प्राइड इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। मैंने टफ बनने की कोशिश की। कपड़े अच्छे हैं, बस अफसोस कि उन्हें पहनने वाला इंसान थोड़ा मोटा है। मेरी बात सुनते ही सेरेना की आंखों का तापमान शून्य से भी नीचे चला गया। उसने तुरंत हाथ बढ़ाया और मुझे जबरदस्ती अपनी गोद में खींच लिया। क्या क्या कर रही हो तुम? मैंने उसकी खतरनाक नजरों को देखते हुए हकला कर कहा। सेरेना ने मेरे दोनों हाथ दबा दिए। उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई। जब तुम्हें अपनी जुबान कंट्रोल करना नहीं आता तो मुझे ही मदद करनी पड़ेगी ताकि ये मुंह बंद रहे। इतना कहकर वह मेरी तरफ झुक गई और मेरे होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। मैंने आंखें फैला दी और उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मेरी बगावती नजर देखी, धड़ाम, उसने सीधे मेरे पेट में पंच मार दिया। उफ! दर्द के कारण मैं विरोध ही नहीं कर पाया। उसके नरम होंठ बेहद दबंग अंदाज में मुझ पर हावी हो गए। मेरा दिल किसी स्पोर्ट्स कार की तरह तेजी से धड़कने लगा और अजीब बात यह थी, मुझे ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। काफी देर बाद सेरेना ने आखिरकार मुझे छोड़ा। उसने अपने होंठ पोंछे, एक मोहक मुस्कान दी, फिर धीरे से फुसफुसाई, इसे याद रखना, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ मेरा है। अगर तुमने किसी और को खुद को छूने दिया तो मैं तुम्हें एक केज में बंद कर दूंगी और बाकी पूरी जिंदगी तुम मेरे पर्सनल लिटिल पेट बर्ड बनकर रहोगे। अपना सुपर विलन स्पीच खत्म करने के बाद उसने आखिरकार मुझे उठने दिया, लेकिन पूरी तरह छोड़ने से पहले उसने मेरे गाल को बच्चे की तरह दबाया भी। मुझे लगा जैसे मेरे माथे पर कार्टून वाली काली लकीरें उभर आई हों। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब कोई मेरे साथ खिलौने की तरह खेलेगा। वाकई अविश्वसनीय। सेरेना ने चॉपस्टिक्स मेरे हाथ में थमा दी। मैं खुद खाना नहीं खाऊंगी, तुम मुझे खिलाओ, मैं थक गई हूँ। मैंने धीरे से उसे गाली दी, लेकिन फिर भी चॉपस्टिक्स उठा ली। मैंने क्रिस्पी पोर्क बेली का एक टुकड़ा उठाया और उसके होंठों की तरफ बढ़ाया। सेरेना का चेहरा तुरंत खिल उठा। मुझे मानना पड़ेगा, मेरी कुकिंग स्किल उसकी टेस्ट बड्स पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती थी। हर डिश उसे लगातार खाते रहने पर मजबूर कर रही थी। पेट भरकर खाने के बाद सेरेना अपने मास्टर बेडरूम की तरफ चली गई। पीछे मुड़े बिना उसने कहा, अब तुम घर जा सकते हो। आज रात मेरे लिए डिनर बनाना, मैं खाने आऊंगी। ये सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं मैंशन से बाहर ऐसे भागा जैसे कोई कैदी जेल से छूट गया हो। हवा में मुक्के मारते हुए मैंने कहा, तुम चाहती हो कि मैं आज रात भी खाना बनाऊं? सपने देखो साइको, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी छिप सकता हूं। ऐसा नहीं है कि उसने मेरे माथे पर जीपीएस ट्रैकर लगा रखा हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि सेरेना अपनी विशाल खिड़की के पास खड़ी मेरी भागती हुई परछाई को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरी और खतरनाक मुस्कान थी। उसी समय उसके ईयर पीस में एक आवाज आई, हे सेरेना, सुना क्या? केंसिंगटन फैमिली हमारे नए बिजनेस पार्टनर बने हैं। इस बार जब तुम चेड केंसिंगटन का प्रपोजल रिजेक्ट करो तो थोड़ा नरम रहना। और हाँ, इस साल तुम्हें अपने पेरेंट्स से बॉयफ्रेंड भी मिलवाना है, समझी? सेरेना ने चिढ़कर जवाब दिया, हाँ हाँ पता है। फिर उसने कॉल काट दिया, कर्टन्स बंद किए और सोने चली गई। समय तेजी से बीता और जल्द ही शाम हो गई। सेरेना मेरी रेस्टोरेंट के दरवाजे पर लटक रहे क्लोज्ड के साइन को घूर रही थी। उसके पूरे शरीर से एक डरावना बर्फ जैसा ठंडा ऑरा निकल रहा था। उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे पहले कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। एक कॉल खत्म करने के बाद एक बॉडीगार्ड घबराते हुए उसके पास आया और रिपोर्ट दी, मिस्टर कार्टर अपने घर पर नहीं है। हमने पूरे नेबरहुड के सिक्योरिटी कैमरास हैक कर लिए हैं। वह पूरे दिन घर नहीं लौटे। सेरेना की आंखों में एक गहरी ऑब्सेसिव, लगभग बीमार सी चमक उभर आई। ये प्यारा सा आदमी सच में मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहता है। उसने तुरंत बॉडीगार्ड्स को रेस्टोरेंट का दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। अंदर से कुत्ता बस्टर खुशी खुशी दौड़ता हुआ
बाहर आया। वह सीधे सेरेना के पास गया और उसके पैरों से अपना सिर रगड़ने लगा। सेरेना नीचे झुकी, उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराई। हे बस्टर, क्या तुम्हें पता है मेरा छोटा कार्टर कहाँ भाग गया है? बस्टर ने जोर से भौंका और तुरंत सड़क पार दौड़ पड़ा। 2 बॉडीगार्ड्स उसके पीछे भागे। सेरेना शांति से अपनी कार में वापस बैठ गई और ड्राइवर से उनका पीछा करने को कहा। उधर आने वाली मुसीबत से पूरी तरह अनजान मैं अपना फोन पकड़े काइल की रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैं 3 तक गिनूंगा, अभी के अभी वो कपड़े उतारो। अगर नहीं उतारे तो मैं तुम्हारी पूरी ब्राउजर सर्च हिस्ट्री लीक कर दूंगा। तुम नहीं चाहोगे कि दुनिया तुम्हारे सारे डार्क सीक्रेट्स जान जाए, है ना? ब्रदर कार्टर, प्लीज रहम करो, ये बहुत ह्यूमिलिएटिंग है। आखिरकार मेरी भयानक ब्लैकमेलिंग के आगे उसे हार माननी पड़ी। उसने अपने कपड़े उतारे, फिर उसने वह बेवकूफी भरी पिंक जैकेट पहनी और वह टाइट व्हाइट मिनी स्कर्ट भी, जो मैंने खास इसी मौके के लिए खरीदी थी। आखिर में उसने हाई हील्स और एक ब्लॉन्ड विग भी पहन ली। मैंने गर्व से अपना फोन उठाया, उसकी ट्वर्किंग करते हुए 2 ब्लैकमेल फोटोज खींची और हंस पड़ा। अगली बार अगर तुमने मुझे एस्कॉर्ट्स के साथ सेटअप करने की कोशिश की तो मैं ये फोटो सीधे इंटरनेट पर डाल दूंगा। उसी समय दरवाजे पर जोरदार नॉक हुई। मैंने भौहें सिकोड़ ली। बाहर तो घुप अंधेरा है, आखिर इस वक्त कौन मिलने आया है? मैं इतना मजे कर रहा था और अब बीच में इंटरप्शन हो गई। धीरे धीरे मेटल डोर चरमराता हुआ खुला। दरवाजे पर एक ऐसा चेहरा खड़ा था जो नरक को भी जमा दे। सेरेना। उसे देखते ही मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। इम्पॉसिबल, तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लिया? मैंने कैमरास से बचने के लिए 3 अलग अलग बस लाइंस बदली थी। कोई फिजिकल तरीका ही नहीं है जिससे तुम मेरा पीछा कर सकती थी। उसी समय बस्टर 2 बॉडीगार्ड्स के बीच से निकलकर अंदर आ गया। उसने मुझे 2 बार भौंक कर देखा। उसकी डॉगी आईज स्मगनेस और बिट्रेयल से चमक रही थी। मैंने उस दगाबाज कुत्ते को घूरा और गुस्से से दांत पीसने लगा। सेरेना दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी नजर लिविंग रूम में खड़ी उस महिला पर गई जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसकी आंखें और ठंडी हो गईं। उसकी आवाज में जानलेवा मजाक था। तो इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे? पता चला कि तुम अपने बेसमेंट में एक छोटा सा ट्रेजर छुपाकर बैठे हो, लेकिन महिलाओं में तुम्हारी पसंद सच में बहुत खराब है। जरा उन मोटी टांगों और उस रफ स्किन को तो देखो। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी तब सब एक जैसा ही दिखेगा। बे की मछलियों को यह बहुत पसंद आएगा। मछलियों का खाना बनाए जाने की धमकी सुनते ही काइल तुरंत घूम गया। उसने अपने चेहरे का आधा हिस्सा ढक लिया और रोने जैसा चेहरा बनाकर चिल्लाने लगा, ऐसा मत करो, ये सब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं सच में एक आदमी हूँ। मैं कसम खाता हूँ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। उसकी भारी बैरिटोन मेल वॉइस सुनकर सेरेना एक पल के लिए चौंक गई। फिर उसने मेरी तरफ ऐसा अजीब और जजमेंटल लुक दिया कि मैं शर्म से नजरें चुराने लगा। मैंने 2 बार ऑकवर्ड तरीके से खांसा और बड़बड़ाया, मुझे ऐसे मत देखो, मेरी ओरिएंटेशन बिल्कुल नॉर्मल है और अगर मैं उस तरफ भी होता तब भी इस बदसूरत आदमी को कभी नहीं चुनता। लंबी और बेहद अनकंफर्टेबल चुप्पी छा गई। आखिरकार सेरेना ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, इसे ले जाओ। तो बॉडीगार्ड्स आगे आए। उन्होंने मुझे कंधों पर उठा लिया और सीधे कार में फेंक दिया। कार के अंदर सेरेना ने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसने अपनी खतरनाक आंखें सिकोड़ ली। लगता है आज सुबह दी गई मेरी वार्निंग तुम्हें याद नहीं रही। मुझे डेट करने के लिए लाइन में खड़े आदमियों की कतार पेरिस तक पहुंच सकती है। आखिर मुझ में क्या कमी है? तुम उस बदसूरत सनकी के साथ ड्रेसअप खेलना पसंद करोगे, लेकिन मेरे साथ नहीं रहोगे। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर और कस गईं। मैंने ठंडी हंसी हंसी। अपनी आखिरी डिग्निटी छोड़ने को मैं तैयार नहीं था। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं महिलाओं पर निर्भर नहीं रहता और चाइल्डहुड की बातों को छोड़ भी दें तो हम अभी अभी दोबारा मिले हैं। मेरा पीछा करने के पीछे तुम्हारा असली मोटिव क्या है? सेरेना ने मुझे बर्फ जैसी ठंडी नजरों से घूरा। फिर धीरे धीरे उसने मेरी गर्दन छोड़ दी। उसने सिर घुमा लिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। बाकी पूरे रास्ते उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। कुछ देर बाद कार मेरे छोटे और पुराने अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी। दरवाजा खोलने के बाद मैं आदत के मुताबिक सीधे किचन में चला गया। उधर सेरेना आराम से लिविंग रूम में घूमने लगी। फिर वह मेरे बेडरूम में चली गई। दीवार पर मेरी और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लिली की कॉलेज के दिनों की एक फोटो टंगी हुई थी। कुल मिलाकर मेरा अपार्टमेंट काफी आरामदायक था। लेकिन जब सेरेना कमरे से बाहर निकली तो वह फोटो फ्रेम 100 से ज्यादा टुकड़ों में फाड़कर ट्रैश कैन में फेंका जा चुका था। थोड़ी देर बाद मैं 2 प्लेट्स खाना लेकर बाहर आया। मैंने उन्हें टेबल पर रखा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। बिना पीछे देखे मैंने कहा, खाना खत्म होने के बाद बर्तन धो देना। अगर नहीं धोए तो अगली बार चाहे मुझे मार ही क्यों ना डालो, मैं तुम्हारे लिए फिर कभी खाना नहीं बनाऊंगा। सेरेना की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। ये छोटा सा आदमी उसे धमकी देने की हिम्मत कर रहा था। उसने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया, फिर खाली बोल जोर से टेबल पर रखकर सीधे मेरे बेडरूम में चली गई। अब तक मैं फटी हुई फोटो देख चुका था, लेकिन सच कहूं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सेरेना को कमरे में आते देख मैं अपनी किताब पढ़ता रहा और कैजुअली बोला, अगर यहाँ रुकना है तो अगली बार गेस्ट रूम में सोना और अंदर आने से पहले नॉक करना याद रखना। शायद कार में हुई बहस की वजह
वजह से उसका मूड इतना खराब था। सेरेना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे मेरे बेड के किनारे बैठ गई। उसने अपनी हील्स उतारी। उसके गोरे और खूबसूरत पैर दिखाई देने लगे। फिर वह किसी शिकारी की तरह तेजी से बेड पर चढ़ गई। उसने मेरा रिस्ट पकड़कर मैट्रेस पर दबा दिया, जैसे किसी युद्ध अपराधी से पूछताछ कर रही हो। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम उसके साथ सोए थे? मेरी नजरें दूसरी तरफ चली गईं। मैंने अपने होंठ काटे और कहा, यह तुम्हारा मामला नहीं है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यह सुनते ही सेरेना को अपना जवाब मिल गया। उसके चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत लेकिन डरावनी मुस्कान खिल उठी। वह झुक गई और जबरदस्ती मुझे किस कर लिया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि उसके मुंह से एक छोटी सी पिल मेरे मुंह में आ गई। मैंने गुस्से से उसे घूरा और जोर से धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। तुमने अभी मुझे क्या निगलवा दिया? लगभग उसी पल मेरी सांसें भारी होने लगी। मेरा शरीर कमजोर महसूस होने लगा, लेकिन साथ ही तेज बुखार की तरह जल भी रहा था। सेरेना ठंडी फ्लोर पर नंगे पैर खड़ी थी। वह मुझे पूरी बेपरवाही से देख रही थी। उसकी आवाज हड्डियों तक जमा देने वाली थी। मैंने तुम्हें कुछ ऐसा दिया है जो तुम्हें थोड़ा ज्यादा ओबीडियंट बना देगा। अगर तुम सच में इसका विरोध कर पाए तो इसका मतलब होगा कि तुम अपने दिल से मुझसे नफरत करते हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। लेकिन उसके शब्द खत्म होने के सिर्फ 1 सेकंड बाद मैं किसी जंगली जानवर की तरह उसकी तरफ झपट पड़ा। अगली सुबह मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मेरी नजर अपने परिचित सीलिंग पर पड़ी। तभी बगल से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। मैंने अनजाने में सिर घुमाया और उसी क्षण पत्थर की मूर्ति की तरह जम गया। सेरेना, जो केवल ब्लैक लिंगरी पहने हुई थी, मेरी वार्डरोब खंगाल रही थी। बहुत जल्दी उसे मेरे 2 ओवरसाइज्ड कपड़े मिल गए। उसने उन्हें पहन लिया। जैसे ही वह मुड़ी, उसने मुझे बिना पलक झपकाए उसे घूरते हुए पकड़ लिया। परेशान होकर उसने फ्लोर पर पड़ी एक शर्ट उठाई और मेरे चेहरे पर फेंक दी। क्या घूर रहे हो परवट? कल रात मेरी ड्रेस के टुकड़े टुकड़े करने वाले तुम ही थे ना? उठो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। मैंने उड़ती हुई शर्ट को पकड़कर एक तरफ फेंक दिया। फिर होंठ फुलाकर बोला, वैसे भी वह सिर्फ एक पुराना कपड़ा था। मैं तुम्हें नई ड्रेस खरीद दूंगा, इतनी बड़ी बात क्या है? सेरेना ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। वह ड्रेस यूरोप के एक टॉप टियर डिजाइनर की कस्टम मेड ड्रेस थी। उसकी कीमत $1,00,000 थी। क्या तुम सच में मेरे लिए नई ड्रेस खरीदना चाहते हो? मैं तुरंत सीधा बैठ गया। मिस, ब्रेकफास्ट में आपको क्या पसंद है? मैंने जल्दी से कपड़े पहने। नीचे फ्लोर पर नजर गई तो पिछली रात की वह ब्लैक ड्रेस दिखाई दी जिसे मैंने कन्फेटी बना दिया था। मैं बड़बड़ाने लगा, ये पतला सा कपड़ा $1,00,000 का है। इसे खरीदने के लिए तो मुझे अपने ऑर्गन बेचने पड़ेंगे। लिविंग रूम में जाकर मैंने बस 2 एग्स फ्राई किए, 2 गिलास फ्रेश मिल्क गरम किए, कुछ पेस्ट्रीज के साथ सब टेबल पर रख दिया। फिर मैंने कहा, मुझे आज अपने होम टाउन जाना है, शायद 2 दिन तक वापस ना आऊं। अगर तुम्हें मेरे हाथ का खाना चाहिए तो मेरे लौटने तक इंतजार करना पड़ेगा। सेरेना आराम से मिल्क पी रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। क्या बात है, अब तुम मुझसे नफरत नहीं करते? मैंने तुरंत जवाब दिया, मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। मुझे बस ये पसंद नहीं कि कोई बिना किसी वजह के मेरे साथ जरूरत से ज्यादा अच्छा व्यवहार करे। मुझे इससे असहज महसूस होता है। कॉलेज छोड़े हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन मैंने इतने ऑन जॉब्स किए हैं कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ समझ चुका हूं। कोई भी इंसान बिना वजह तुम्हारे साथ राजा जैसा व्यवहार नहीं करता जब तक कि उसका दिमाग पूरी तरह खराब ना हो। और मेरी नजर में सेरेना का दिमाग बिल्कुल खराब नहीं था। वह तो एक हाईली फंक्शनिंग लूनाटिक जैसी थी। मेरे सामने बैठी सेरेना को बिल्कुल पता नहीं था कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। वह बस वहां बैठी थी और हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी लंबी गोरी टांगें आराम से एक दूसरे पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फैशन मैगजीन के कवर से निकलकर आई हो। फिर उसने अचानक कहा, जब तुम अपने घर जाओगे तो मुझे भी अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले चलना। ये सुनते ही मेरा दिमाग लगभग शॉर्ट सर्किट हो गया। मैं वोल्केनो में कूदना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। जैसे ही मैंने यह कहा, सेरेना की आंखें खतरनाक हो गईं। वह तुरंत खड़ी हुई। टेबल के ऊपर झुककर उसने मेरी ठोड़ी पकड़ ली और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसकी आंखों में देखूं। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। मुझे लगता है कि तुम एक बात को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो। ये मत सोचो कि हमारे वर्तमान रिलेशनशिप की वजह से तुम्हें मेरी बात टालने का अधिकार मिल गया है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमसे परमिशन नहीं मांग रही। उसकी बर्फ जैसी आंखों के सामने मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाया। मैंने घबराकर निगल लिया और हार मानते हुए सिर हिला दिया। मेरी सबमिशन देखकर सेरेना ने आखिरकार मेरी ठोड़ी छोड़ दी। फिर वह टेबल के दूसरी तरफ आई। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद उसने मुझे गहराई से किस किया। जब तक मेरी सांस लगभग बंद नहीं हो गई, उसने मुझे नहीं छोड़ा। आखिरकार सेरेना पीछे हटी। उसने टेबल से अपना फोन उठाया
और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इसे तुम्हारा रिवॉर्ड समझो। जब तक हम तुम्हारे होम टाउन जा रहे हैं तब तक तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, वरना तुम्हें अच्छी तरह पता है क्या होगा। और हाँ, मैंने अभी अपने सेक्रेटरी से तुम्हारे अकाउंट में कुछ पॉकेट मनी ट्रांसफर करवाई है, अगर कम पड़े तो मेरे पास आ जाना। धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। लगभग उसी पल मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। बैंक नोटिफिकेशन, अकाउंट एंडिंग इन 9527, डिपॉजिट अमाउंट $10 लाख। उस मैसेज को देखकर मैं कुछ सेकंड तक सीलिंग को घूरता रह गया। ये अमीर पागल औरत ऐसे ही मुझे $10 लाख दे गई? इतना पैसा तो इंसान को मेहनत करना ही भुला दे। लेकिन अगले ही पल मैंने सिर झटक दिया। मेरे अंदर बेचैनी की लहर दौड़ गई। मैंने खुद को डांटा, मैं एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट आदमी हूँ। मैं शुगर बेबी कैसे बन सकता हूँ? अगर किसी को पता चल गया तो मेरी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, ये औरत बहुत चालाक है। ये अपने गंदे पैसों से मेरी पवित्र आत्मा को करप्ट करना चाहती है। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैंने जल्दी जल्दी सामान पैक किया, कार कीज उठाई और अपने होम टाउन के लिए निकल पड़ा। उधर सेरीना की शोफर ड्रिवन कार में मोनिका सामने वाली सीट पर बैठी रिपोर्ट्स देख रही थी, जबकि सेरीना पीछे बैठी कुछ खोई खोई सी लग रही थी। वह कार्टर के बारे में सोच रही थी। वह ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह बहुत जिद्दी है। अगर मैंने उसे जरूरत से ज्यादा पुश कर दिया तो कहीं मैं उसे तोड़ न दूं। ये वही आदमी है जिसे मैं बचपन से चाहती आई हूँ। मुझे इसे संभाल कर रखना होगा। उसकी नजर मोनिका पर गई जो पूरी तन्मयता से रिपोर्ट्स पढ़ रही थी। अचानक सेरीना ने पूछा, मोनिका, किसी आदमी का दिल जीतते कैसे हैं? मोनिका ने पेपर्स से नजर भी नहीं उठाई। किसी आदमी का दिल जीतना, यह तो बच्चों का खेल है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि सवाल किसने पूछा है। वह तुरंत ऊपर देखने लगी। उसने सेरेना को ऊपर से नीचे तक 2 बार देखा, फिर अजीब एक्सप्रेशन के साथ बोली, आप बदल गई हैं। क्या आप सच में वही आइस क्वीन सीईओ हैं जिसे मैं जानती थी? सेरीना की आवाज बेहद नरम लेकिन खतरनाक थी। अगर तुम नहीं चाहती कि पूरे महीने की सैलरी काट ली जाए तो बेहतर होगा कि सवाल का जवाब दो। मोनिका ने होंठ फुलाए और मजबूरी में जवाब देना शुरू किया। खैर, किसी आदमी को अपने प्यार में डालना इतना मुश्किल नहीं है, खासकर बॉस कार्टर जैसे प्रिंसिपल्ड आदमी को। बस उसे अपनी मौजूदगी की आदत डाल दो, उसे हर समय अपने आसपास रहने दो और फिर अचानक उसे कोल्ड शोल्डर दे दो। बूम, सेडक्शन ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा। उसे अचानक एहसास होगा कि वह तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। फिर मोनिका हंसते हुए बोली, वैसे सच कहूं तो बॉस कार्टर काफी कैच हैं। मुझे भी उनसे थोड़ा थोड़ा लगाव होने लगा है। हाँ हाँ। लेकिन उसकी हंसी बीच में ही रुक गई। उसे अचानक एहसास हो गया कि अगर वह और हंसी तो उसकी बॉस सच में उसे काटाना से 2 टुकड़ों में काट सकती है। पीछे बैठी सेरेना मोनिका की सलाह के बारे में सोचने लगी। किसी आदमी को ऑब्सेस्ड बनाने का तरीका उसे इग्नोर करना है, लेकिन असली समस्या कुछ और थी। ट्रैप में तो खुद सेरीना फंस चुकी थी। वह कार्टर को इग्नोर कैसे कर सकती थी? उधर पूरी सुबह ड्राइव करने के बाद मैं आखिरकार एक हाई एंड विला डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया। मैंने अपनी कार एक शानदार 2 मंजिला हाउस के सामने पार्क की। इंजन की आवाज सुनते ही पहली मंजिल से एक महिला बाहर आई। उसने एप्रन पहना हुआ था। वह न्यूड पैंटीहोज पहने हुई थी। उम्र लगभग 40 के आसपास थी, लेकिन दिखने में 25 से ज्यादा नहीं लगती थी। कार्टर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वह खुशी से दौड़कर आई और सीधे मुझसे लिपट गई। उसे अपना चेहरा मेरे चेहरे से सटाने की कोशिश करते देख मैंने तुरंत उसे पीछे धकेल दिया। मैंने चिढ़कर कहा, आंट क्लोई, कृपया कोई आदमी ढूंढकर शादी कर लो। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं दोबारा यहाँ आने वाला नहीं हूँ। ये महिला और कोई नहीं बल्कि मेरी सबसे छोटी आंट क्लोई कोल थी, एक सर्टिफाइड सिंगल वुमन जिसके पास करोड़ों डॉलर का फैशन एम्पायर था, एक असली शुगर मामा। अगर मैं चाहता तो आराम से एक स्पॉइल्ड रिच किड बनकर पूरी जिंदगी बिता सकता था। मुझे फिर कभी बर्गर तक फ्लिप करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इसकी इजाजत नहीं देती। मैं फ्रीलोडर नहीं बन सकता, मैं सॉफ्ट राइस नहीं खा सकता। लेकिन अगले ही सेकंड धड़ाम, मेरे पेट पर एक भयानक पंच पड़ा। मेरी आंखें बाहर निकल आईं। लगभग मेरा ब्रेकफास्ट बाहर आने वाला था। क्लो ने अपना फिस्ट वापस खींचा, फिर कमर पर हाथ रखकर ताना मारा। एक बार और मुझे स्पाइंटर कहा तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम अपनी बाकी जिंदगी व्हीलचेयर पर बिताओगे। ये कहकर वह बिना पीछे देखे विला के अंदर चली गई। अंदर आओ और खाना खाओ। मुझे पता था तुम आने वाले हो, इसलिए मैंने स्पेयर रिब्स स्लो कुक किए हैं। इतने स्वादिष्ट हैं कि तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। मैंने अपने दर्द करते पेट को सहलाया, फिर मुंह फुलाते हुए अंदर चला गया। मेरे और मेरी आंट के बीच रिलेशनशिप हमेशा बहुत अच्छी रही थी। हम रिश्तेदारों से ज्यादा लड़ने झगड़ने वाले भाई बहन जैसे थे। कुछ देर मजाक मस्ती करने के बाद हम लंच खाने बैठे। क्लो ने रिब्स का एक बड़ा टुकड़ा मेरी प्लेट में रखा। अपनी लंबी टांगे क्रॉस करके बैठी हुई उसने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट तुम्हें ढूंढते हुए आ गई? तुम दोनों का रिलेशनशिप अब तक कितना आगे बढ़ा? मैं लगभग चावल के साथ घुट ही गया। इतने सालों बाद हम मिले हैं, अभी तो हम मुश्किल से नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर क्लोई के चेहरे पर साफ निराशा दिखाई दी। उसने बड़ा चढ़ाकर आह भरी, क्या दुखद बात
बात है, जब तुम छोटे थे तब तुम हर समय कहते फिरते थे कि तुम लिटिल सेरेना से शादी करोगे। अगर कोई तुम्हें दोनों को एक ही बेड पर सोने से रोकता था तो तुम बहुत बड़ा टैंट्रम करते थे। ये सुनते ही मैं ग्लिच हुए एनपीसी की तरह फ्रीज हो गया। मुझे याद था कि हम एक ही बेड पर सोते थे, लेकिन क्या मैंने सच में कहा था कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ? ये कब हुआ था? आखिर ये सब कई साल पुरानी बातें थी। मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत धुंधली थी, लेकिन क्लो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, बिल्कुल कहा था। और लिटिल सेरेना ने वह बात एक पल के लिए भी नहीं भूली। वरना तुम्हें क्या लगता है वह विदेश से वापस उड़कर तुम्हें ढूंढने क्यों आई? क्या तुम्हें लगा ये सब तुम्हारी हैंडसम फेस की वजह से है? अब चुपचाप खाना खाओ। लंच खत्म होने के बाद क्लोए ऊपर कपड़े बदलने चली गई और मुझे डिशवॉशिंग ड्यूटी पर लगा दिया गया। जब मैं प्लेट्स उठाकर किचन में गया तो सिंक में बर्तनों का पहाड़ लगा हुआ था। कुछ बर्तनों पर तो फफूंदी तक जम चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से किसी ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया हो। ये देखकर मेरे अंदर धार्मिक स्तर का गुस्सा भर गया। ये औरत कितनी आलसी है। कोई इससे शादी क्यों नहीं करना चाहता? अब समझ में आ गया। जब मैं बर्तन धो रहा था तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने हाथ पोंछे और फोन निकाला। कॉलर आईडी देखते ही मैं कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। स्क्रीन पर लिखा था बेबी बू। मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यह नाम निश्चित रूप से सेरेना ने ही मेरे फोन में बदल दिया था। कुछ पल हिचकिचाने के बाद मैंने कॉल उठा ली, क्योंकि अगर मैं इग्नोर करता तो ये साइको शायद सच में मचेटे लेकर मेरे घर पहुंच जाती। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई। फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगी? मेरा पूरा शरीर अनजाने में कांप गया। मैंने जल्दी से जवाब दिया, मैं बर्तन धो रहा था। क्या कोई काम था? दूसरी तरफ अपने पेंथ हाउस ऑफिस में बैठी सेरेना थोड़ी थकी हुई लग रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। हमें मिले हुए 4 घंटे हो गए हैं और तुमने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। बताओ, क्या मुझे फिर से अपने लोगों को भेजकर तुम्हारा किडनैपिंग करवा देना चाहिए? मैंने तुरंत जवाब दिया, किडनैपिंग एक फेलनी है और अगर कानून जानते हुए भी कोई ऐसा करे तो सजा और ज्यादा होती है। सेरेना हल्के से हंसी। मैं तो बस एक वरीड गर्लफ्रेंड हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड को अपने पास रखना चाहती है। क्या इसमें कुछ गलत है? मैंने तुरंत कहा, कौन बॉयफ्रेंड? जरा संभल कर बोलो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ डिफेमेशन का केस कर दूंगा। सेरेना फिर से हंसी। उसकी आवाज आरामदायक थी, लेकिन उसमें पूरी अथॉरिटी मौजूद थी। अभी इसी वक्त ऐसी कोई बात कहो जिससे मैं खुश हो जाऊं, वरना मैं अभी वहीं ड्राइव करके आ रही हूँ। और फिर क्या होगा ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। आखिरकार मैंने दांत भींच लिए और मजबूरी में एक एक शब्द निकालते हुए कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सबसे ज्यादा तुम्हें ही पसंद करता हूँ, तुम जालिम औरत। भले ही मेरी आवाज किसी होस्टेज की तरह लग रही थी जो रैंसम नोट पढ़ रहा हो, लेकिन सेरेना खुशी से पागल हो गई। उसकी मुस्कान सूरज से भी ज्यादा चमकदार हो गई। वह उत्साह से लगभग चीख पड़ी, मेरा आदमी बहुत प्यारा है, एक बार और बोलो, मैं फिर से सुनना चाहती हूँ। लेकिन उसे जवाब में सिर्फ पीप 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 की आवाज सुनाई दी। मैंने कॉल काट दी थी। डिस्कनेक्टेड स्क्रीन को घूरते हुए सेरेना का चेहरा तुरंत फिर से सब जीरो टेम्परेचर पर पहुंच गया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभर आई। इस लड़के की हिम्मत तो देखो, इसने मुझ पर फोन काट दिया। लगता है मेरी डिसिप्लिन अभी काफी नहीं थी। उसी समय मोनिका बड़ी सी फाइल्स की स्टैक लेकर ऑफिस में दाखिल हुई। वह मुस्कुराते हुए बोली, हे सेरेना, पास में एक नई बेकरी खुली है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सेरेना ने ठंडी आवाज में कहा, इस महीने तुम्हारी सैलरी में से $50 काट लिए जाएंगे। मोनिका वहीं जम गई। क्या? क्यों? सेरेना ने बिना भाव बदले जवाब दिया, क्योंकि तुम ऑफिस में पहले अपना बायां पैर रखकर अंदर आई थी। मोनिका का चेहरा तुरंत गुस्से और अन्याय से भर गया, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं सकती थी। अगली सुबह मैंने फ्रंट डोर खोला और बाहर खड़ी एक स्लीक ब्लैक बेंटले देखकर चौंक गया। बेंटले के पास एक लड़की खड़ी थी, ब्लैक ड्रेस में, पूरी तरह स्थिर। सुबह की हल्की धुंध में उसका चेहरा किसी एंजल जैसा लग रहा था। मैं उसके पास गया। उसे देखकर मेरी आंखें फैल गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेरेना ने बिल्कुल सामान्य स्वर में जवाब दिया, तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने आई हूँ। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। किंग्सविल से लॉन क्रीक तक सिर्फ मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए, वह भी सुबह सुबह? क्या इस लड़की का दिमाग सच में खराब है? पास खड़ी आंट क्लोई ने हम दोनों के बीच का अजीब रोमांटिक टेंशन तुरंत पकड़ लिया। उसे सब समझ आ गया। वह तुरंत बेंटली का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया कि ऑफिस में एक बहुत जरूरी काम है। सेरेना, तुम लोग मजे करो, आंटी अब जा रही हैं। इतना कहकर उन्होंने कार स्टार्ट की और तेजी से निकल गई। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कार वापस रिवर्स होकर आई। उन्होंने खिड़की नीचे की और शरारती मुस्कान के साथ बोली, ओह, एक बात बताना भूल गई, मैं आज रात घर नहीं आने वाली। तुम दोनों बच्चे बिल्कुल भी पीछे मत हटना, ठीक है? जैसे ही क्लोए की कार नजर से ओझल हुई, सेरेना ने सपाट आवाज में आदेश दिया, अंदर बैठो। मैंने दरवाजा खोला
और पीछे वाली सीट पर बैठ गया। लेकिन अगले ही सेकंड सेरेना भी अंदर आ गई, मेरे बगल वाली सीट पर नहीं, सीधे मेरी गोद में। उसकी पतली बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लिपट गईं। उसके शरीर से आती हल्की और नशीली खुशबू मेरी नाक में घुस गई, जिससे मेरा सिर चकराने लगा। उसकी इस अचानक अग्रेसिव हरकत के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही मैं उसे हटाने वाला था, मेरे कान के पास उसकी ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, अगर तुमने जरा भी हिलने की कोशिश की तो मुझे यहीं और अभी तुम्हें खत्म करने में बिल्कुल समस्या नहीं होगी। ये सुनकर मैंने चुपचाप अपने हाथ नीचे कर लिए और उसे इंसानी बीन बैग की तरह मेरी गोद में बैठने दिया। सेरेना ने मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया और अपना पूरा शरीर मुझसे सटा लिया। हम दोनों सचमुच एक दूसरे की धड़कन महसूस कर सकते थे। अचानक मेरी गर्दन में तेज और चुभने वाला दर्द उठा। मैंने ठंडी सांस खींची। ये पागल लड़की सच में मुझे काट रही थी। क्या यह आधी कुतिया है क्या? काफी देर बाद सेरेना ने आखिरकार मुझे छोड़ा। उसके चेहरे पर पूरी संतुष्टि दिखाई दे रही थी। वह मेरी गर्दन पर बने दांतों के निशान को देखती रही और विजयी मुस्कान के साथ बोली, मुझे फोन काटने की यही सजा है। अब देखते हैं कि तुम दोबारा कभी मेरा फोन काटने की हिम्मत करते हो या नहीं। इस निशान के साथ अब तुम पूरी जिंदगी मेरे हो। इतना कहकर सेरेना धीरे से मेरे सीने पर सिर रखकर टिक गई। वह उस पल का पूरा आनंद ले रही थी। कुछ ही देर में उसकी सांसें स्थिर हो गईं। वह सचमुच सो चुकी थी। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा और राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। सड़क पर ध्यान रखते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, बटलर ने बताया था कि मिस सेरेना पूरी रात 1 मिनट भी नहीं सोई। आज सुबह नाश्ता तो छोड़िए, कल उसने लंच और डिनर भी नहीं किया था। यहाँ तक कि उसने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। मैंने नीचे देखा। सेरेना मेरी बाहों में एक काली बिल्ली के बच्चे की तरह सिकुड़कर सो रही थी। तभी मुझे कल आंटी की बात याद आई। सिर्फ बचपन में किए गए एक बेवकूफ और मासूम वादे की वजह से वह विदेश से वापस उड़कर आ गई थी। क्या सच में इस दुनिया में इतनी मूर्ख लड़की भी हो सकती है? मेरा दिमाग हर दिशा में भागने लगा। लेकिन फिर उसका भयानक गुस्सा याद आते ही मैंने तुरंत सिर हिला दिया। हम अभी ऑफिशियली डेटिंग भी नहीं कर रहे और वह पहले से ही इतनी खतरनाक है। अगर हम सच में रिलेशनशिप में आ गए तो क्या वह रोज मेरे पीछे चाबुक लेकर नहीं दौड़ेगी? उसी समय गहरी नींद में सो रही सेरेना ने अचानक भौहें सिकोड़ ली, मानो कोई बुरा सपना देख रही हो। अचानक उसने हाथ घुमाया और मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर नींद में ही बड़बड़ाई, किसने कहा था मेरी बात नहीं मानने को बेवकूफ? मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी, मार डालूंगी। हाँ, अंदर से यह लड़की अब भी पूरी तरह पागल थी। बाद में मैंने ड्राइवर से किंग्सविले वापस चलने को कहा और अपनी आंटी को मैसेज करके अलविदा कह दिया। जब सेरेना की आंख खुली तब मैं एक प्लेट टोमेटो स्क्रैम्बल्ड एग्स और एक कटोरा सफेद चावल लेकर कमरे में आया। मैंने खाना उसके सामने रखकर कहा, आज सुपरमार्केट में ज्यादा सामान नहीं था, फिलहाल इसी से काम चला लो, खा लो, कल मैं कुछ बेहतर बना दूंगा। भाप छोड़ते हुए खाने को देखकर सेरेना बिस्तर पर लेटी रही। उसने पलकें झपकाई और मुझे आदेश दिया, क्या देख रहे हो, मुझे खिलाओ। क्या हर बात मुझे साफ साफ बोलनी पड़ेगी? ये सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम कोई बच्ची नहीं हो, क्या तुम्हें हर दिन कोई चम्मच से खिलाएगा? क्या तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? ये सुनते ही सेरेना की आंखें सिकुड़ गईं। अचानक उसने कंबल को लात मारकर हटाया और मेरी तरफ झपट पड़ी। खुशकिस्मती से मेरे रिफ्लेक्सेस अच्छे थे। मैंने समय रहते खाने की ट्रे को एक तरफ रख दिया ताकि खाना बर्बाद न हो। सेरेना ने मुझे नीचे दबा लिया। उसके चेहरे पर खतरनाक खुशी थी। वह खिलखिलाकर हंसी। लगता है खाने से पहले मुझे तुम्हें बेसिक मैनर्स सिखाने होंगे और ये भी कि अपने ओनर से कैसे बात करते हैं। इतना कहकर उसने अपना मुलायम और गोरा पैर मेरे चेहरे पर रख दिया। वह जोर से दबाने लगी, मानो अपना सारा गुस्सा निकाल रही हो। मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी मैंने देखा सेरेना ने न जाने कहां से एक असली हंटिंग नाइफ निकाल ली। मैं तुरंत शांत हो गया, चुपचाप अपनी किस्मत के आगे सरेंडर कर दिया। मैंने चॉपस्टिक से टोमेटो का एक टुकड़ा उठाया। सेरेना ने अपना छोटा सा मुंह खोला और खुशी खुशी उसे खा लिया। खाना खत्म होने के बाद उसने आराम से कहा, मैंने पहले ही अपने पेरेंट्स को बता दिया है, कल तुम मेरे साथ उनसे मिलने चल रहे हो, बस उन्हें शांत रखने के लिए। नहीं जाऊंगा, मैंने तुरंत जवाब दिया। शिंग। उसकी हंटिंग नाइफ सीधे मेज पर धंस गई। उसके हाथ से निकलती जानलेवा धमकी साफ महसूस हो रही थी, लेकिन इस बार मैं डरा नहीं। मैंने सीना फुलाया और घमंड से कहा, तुम्हें लगता है यह डराने वाला तरीका अब भी मुझ पर काम करेगा? मुझे पूरा यकीन है कि तुम हिम्मत नहीं करोगी। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मेरी आंखों के सामने चांदी जैसी चमक कौन थी। मैंने तुरंत नीचे देखा। नाइफ मेरे दोनों पैरों के बीच वाले हिस्से के ठीक पास सोफे में गहराई तक धंसी हुई थी। ब्लेड ने मेरी पैंट काट दी थी और सोफे के अंदर तक घुस गई थी। मेरी पीठ तुरंत ठंडे पसीने से भीग गई। सेरेना आगे झुकी। उसने अपनी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियों से मेरी ठुड्डी पकड़ ली। उसकी
आंखें लाल दिख रही थीं और होठों पर डरावनी मुस्कान थी। अभी तुमने क्या कहा था? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। मैंने उसी पल अपना बयान बदल दिया। जितना हो सके शांत स्वर में बोला, असल में मैं तो बहुत समय से अंकल और आंटी से मिलना चाहता था। ये सुनकर सेरीना संतुष्ट होकर मुस्कुराई। उसने नाइफ निकाल ली, फिर मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाई, स्वीट हार्ट, ये पहली बार नहीं है जब तुमने मेरी बात काटी है। मेरे सब्र की भी एक सीमा है। अगली बार बोलने से पहले बहुत ध्यान से सोचना, समझे? मेरे गले पर नाइफ की तेज धार महसूस हो रही थी। मैंने जोर से निगला और कांपते हुए सिर हिला दिया। सिस्टर, कृपया इससे थोड़ा सावधान रहो। मैंने अभी तक अपनी विल अपडेट नहीं की है। मुझे कांपते देखकर सेरीना बहुत खुश लग रही थी। उसने मेरा चेहरा ऊपर उठाया, प्यार से मुझे चूमा और बोली, गुड बॉय, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह ऑब्सेस्ड हूँ। मैंने गर्दन पीछे खींची और धीरे से कहा, सिस्टर, एक बात है, पता नहीं बोलनी चाहिए या नहीं। बोलो, मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ। मैंने गहरी सांस ली। जब तुम ऐसी बातें कहती हो तो तुम सीरियल किलर जैसी लगती हो। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, लिविंग रूम का तापमान मानो 10 डिग्री कम हो गया। पूरा माहौल जम गया और अगले ही पल लिविंग रूम में मेरी दर्द भरी चीख गूंज उठी। सिस्टर, पहले नाइफ नीचे रखो। हम सिविलाइज्ड अडल्ट्स की तरह बात कर सकते हैं। लंच के बाद सेरीना मुझे लगभग घसीटते हुए घर से बाहर ले गई और सीधे किंग्सविल के सबसे बड़े लग्जरी मॉल की ओर चल पड़ी। अगर तुम मेरे साथ घर चल रहे हो तो उन फ्ली मार्केट वाले कपड़ों में नहीं जा सकते। तुम मुझे शर्मिंदा करोगे। करीब आधे घंटे बाद हम मॉल पहुंच गए। यहाँ हर तरफ हाई एंड बुटीक्स थीं। भले ही कपड़े कस्टम टेलर्ड नहीं थे, लेकिन फिर भी काफी अच्छे थे। जैसे ही हम एक स्टोर के अंदर गए, सेल्स वुमन ने मुझे देखा और हैरान रह गई। उसकी नजर सीधे मेरे चेहरे पर गई। मेरे दोनों गालों पर लाल लाल हाथों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वह घबराकर बोली, सर, आपका चेहरा। मैंने होंठ सिकोड़ ली। कोई बात नहीं, मुझे एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। इतना सुनते ही सेरीना ने अपनी हील पूरी ताकत से मेरे पैर पर दे मारी, फिर दबाव और बढ़ा दिया। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। ये बेवकूफ आदमी अभी अभी उसे कुत्ता कहकर बुला चुका था। स्पष्ट था कि पिछला सबक अभी तक उसके दिमाग में नहीं घुसा था। मैं दर्द से करा उठा, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने जबरदस्ती एक दर्द भरी मुस्कान बनाई। आपके पैरों तले कुचला जाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। मैं इतनी खुशी से मर सकता हूँ। हम दोनों की अजीब हरकतें देखकर सेल्स वुमन असहज हो गई। जब आखिरकार हम शांत हुए तब उसने जल्दी से कहा, क्या आप दोनों सूट्स देखने आए हैं? मैं आपको हमारा कलेक्शन दिखाती हूँ। उसके पीछे पीछे हम प्रीमियम सेक्शन में पहुंचे। यहाँ के कपड़े देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। कुछ कपड़ों में असली सोने के धागे बुने गए थे। कुछ ड्रेसेस पर असली डायमंड्स जड़े हुए थे। सिर्फ उन्हें देखकर ही मेरा वॉलेट रोने लगा। जिज्ञासा से मैंने एक सूट का प्राइस टैग उठाया। अगले ही पल मेरा चेहरा डर से टेढ़ा हो गया। मैं सेरीना के पास झुककर फुसफुसाया, अरे साइको, यहाँ हर सूट 6 अंकों की कीमत का है। चलो कहीं सस्ता देखते हैं, ठीक है? मैं इसे सिर्फ एक बार पहनने वाला हूँ। सेरीना ने मेरी तरफ देखा, फिर उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान उभर आई। उसने सेल्स वुमन की तरफ मुड़कर कहा, तुम्हारे पास जो सबसे महंगे 10 जेन सूट्स हैं, उन्हें बाहर लाओ। ये आदमी सस्ते कपड़े पहनना चाहता है, तो ये यंग मिस इसे दुनिया का सबसे महंगा फैब्रिक पहनाएगी। सेल्स वुमन लगभग खुशी से बेहोश होने वाली थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक शब्द घूम रहा था, जैकपॉट। इतना बड़ा ग्राहक शायद उसे महीनों में नहीं मिला होगा। यस मैम, अभी लाती हूँ, कृपया इधर बैठिए। हम कॉम्प्लीमेंट्री एस्प्रेसो भी देते हैं। मैंने सिर पकड़ लिया। तुम बहुत फिजूल खर्च हो। तुम सच में पैसे जला रही हो सिर्फ अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए? तुम सूट्स पर लाखों खर्च कर रही हो। ये असली पैसा है। मेरी दर्द भरी प्रतिक्रिया देखकर सेरीना और खुश हो गई। वह मुस्कुराई। क्या मैं तुम्हारे पैसे खर्च कर रही हूँ? क्या हम तुम्हारी इनहेरिटेंस उड़ा रहे हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तुम रो क्यों रहे हो? या फिर तुम मुझ पर फिदा हो चुके हो और अब मेरा बजट मैनेज करना चाहते हो? मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैंने जल्दी से एस्प्रेसो का घूंट लिया, फिर बड़बड़ाया, कैसी बेकार बातें कर रही हो? मैं तो जू में किसी टाइगर को डेट कर लूंगा, लेकिन तुमसे प्यार कभी नहीं करूंगा। तुरंत एक बर्फ जैसी ठंडी नजर मेरी तरफ आई। मैंने उसी पल मुंह बंद कर लिया। एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वह मुझे अपने पेरेंट्स से मिलाने ले जा रही थी। इसलिए सेरीना मेरे ऊपर बेहिसाब पैसा खर्च कर रही थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कपड़े अच्छे लगते हैं या नहीं। उसे सिर्फ यह चाहिए था कि वे सबसे महंगे हों। सेल्स वुमन एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। कुछ ही मिनटों में वह एक प्रीमियम रैक लेकर आई। उस पर 10 शानदार सूट्स बिल्कुल करीने से टंगे हुए थे। यहाँ तक कि सिल्क टाइज भी पहले से मैच करके रखी गई थी। सेरीना ने सूट्स पर एक नजर डाली, फिर एक काला ब्लेजर उठाकर मेरे चेहरे पर फेंक दिया। जाओ, इसे पहनकर देखो, देखते हैं फिट आता है या नहीं। मैंने प्राइस टैग देखा और लगभग
लगभग बेहोश होने वाला था, फिर भी फिटिंग रूम की ओर चल पड़ा। हे भगवान, सिर्फ जैकेट की कीमत ही 1.5 लाख थी। ये तो खुली लूट है। उसी समय मैंने देखा सेरेना मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं तुरंत सतर्क हो गया। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सेरेना का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। तुम कपड़े बदल रहे हो? तो जाहिर है मैं तुम्हें कपड़े बदलते हुए देखना चाहती हूँ। इसमें समस्या क्या है? उसे अपनी अजीब आदतें छिपाने की भी कोशिश नहीं थी। मैंने मन ही मन उसे कोसा। ये लड़की पूरी तरह पागल है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस फिटिंग रूम के अंदर चला गया। आखिर हम पहले भी 2 बार लड़ झगड़ चुके थे, तो अब बड़ा मुद्दा क्या था? लेकिन अंदर जाते ही मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। जब सेल्स वुमेन बाहर खड़ी होकर प्राइसेस कैलकुलेट कर रही थी, तभी फिटिंग रूम के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वह तुरंत शर्म से लाल हो गई और झट से अपना सिर नीचे कर लिया। अंदर से मेरी घबराई हुई आवाज आ रही थी, अरे परवर्ट, मैं सिर्फ कपड़े ट्राई कर रहा हूँ, तुम मेरी बेल्ट क्यों खोल रही हो? हे, वहां हाथ मत लगाओ। और फिर उसने कुछ बेहद अनुचित हरकतें शुरू कर दी। काफी देर बाद जब हम फिटिंग रूम से बाहर निकले, सेरेना सबसे पहले बाहर आई। उसने अपने होंठ पोंछे। उसके चेहरे पर पूरी संतुष्टि दिखाई दे रही थी। उसने अपना प्लैटिनम कार्ड स्टाफ को थमाया और घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, ये सारे पैक कर दो, पेमेंट चार्ज कर लो। मैं उसके पीछे लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। मेरी गर्दन पर नए हाई कीज दिखाई दे रहे थे, साथ ही दांतों के कुछ ताजा निशान भी। ये लड़की सचमुच एक 100% कैनाइन ब्लड लाइन से थी। अगली सुबह मैं अपनी शुगर मामा की काली बेंटली में बैठा था, खुशी खुशी बोबा टी पी रहा था और खिड़की के बाहर गुजरते नजारों को देख रहा था। मैंने लंबी सांस छोड़ी। वाह, फ्री लोडर वाली लाइफ सच में कमाल की है। सेरेना हमेशा की तरह मेरी गोद में बैठी हुई थी। बीच बीच में वह मेरा बोबा टी छीन लेती, एक घूंट पीती और स्ट्रॉ पर अपनी लाल लिपस्टिक का निशान छोड़ देती। अगर यह पुराना वाला मैं होता तो जरूर विरोध करता, लेकिन अब तक जितना ट्रॉमा मैं झेल चुका था, उसके बाद मैं उसकी अजीब हरकतों का आदी बन चुका था। बस इनडायरेक्ट किस ही तो है, जो करना है करे। करीब 2 घंटे बाद बेंटले आखिरकार प्रोविंशियल कैपिटल पहुंच गई। फिर हम लगभग 30 मिनट और चले। धीरे धीरे शहर की इमारतें कम होने लगी, सड़क के दोनों ओर पेड़ दिखाई देने लगे और आसपास की आर्किटेक्चर बेहद आलीशान होती चली गई। मैंने होंठ सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हम पहुंच गए? तुम इतनी अमीर हो, फिर जंगल के बीच क्यों रहती हो? सेरेना चुपचाप मेरे सीने से लगी रही, लेकिन ड्राइवर समझ गया कि जवाब देना उसका काम है। उसने कहा, मिस्टर कार्टर, हम लगभग पहुंच चुके हैं। ये पूरा पहाड़ स्टर्लिंग फैमिली का है, बस थोड़ा और आगे। मैं स्तब्ध रह गया। मुझे हमेशा लगता था कि पूरा पहाड़ खरीदकर मैंशन बनाना सिर्फ बेकार रोमांस नॉवेल्स में होता है, लेकिन यहाँ किसी ने सचमुच असली पहाड़ खरीद लिया था। कुछ देर बाद कार एक बेहद विशाल एस्टेट के सामने आकर रुक गई। सेरेना ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीधे मैंशन के अंदर खींच ले गई। अंदर मेड्स और बॉडीगार्ड्स दोनों तरफ लाइन लगाकर खड़े थे। वे सभी सम्मान से झुक गए। सेरेना ने बस हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन मैं पूरे टूरिस्ट की तरह चारों तरफ देख रहा था। मुझे उम्मीद थी कि अंदर हर तरफ सोना चांदी और दिखावा होगा, लेकिन इंटीरियर सरप्राइजिंगली आरामदायक था। हर तरफ प्रीमियम महोगनी वुड लगी हुई थी। लिविंग रूम में एक कपल सोफे पर बैठे किसी युवा आदमी के साथ खुशी खुशी बातें कर रहे थे। उसने चमकीला नीला सूट पहन रखा था। उसे देखते ही मैंने अंदाजा लगा लिया, यही वह नेंसस था जिसका जिक्र सेरेना ने किया था। सोफे पर बैठा चेड केंसिंगटन जैसे ही सेरेना को देखता है, उसकी आंखों में पॉजिटिवनेस भर जाती है। वह मुस्कुराते हुए उठता, शायद सेरेना का स्वागत करने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसने देखा सेरेना ने अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसा ली और मुझे सीधे एल्डर्स के सामने ले गई। मॉम, डैड, ये कार्टर कोल है, मेरा बॉयफ्रेंड, वही सन इन लॉ जिसके बारे में आप हमेशा सपना देखते रहते हैं। मैंने विनम्रता से मुस्कुराकर झुकते हुए कहा, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। उसकी माँ डायना खड़ी हुई। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराई। तो तुम कार्टर हो, तुम तो काफी हैंडसम हो गए हो। लेकिन उसके पिता स्टीवन ने सिर्फ ठंडी आवाज में नाक से फूंफकार मारी, अगर नजरों से हत्या हो सकती तो मैं अब तक 100 बार मर चुका होता। सेरेना का परिचय सुनकर चैड केंसिंगटन झलकर राख हो रहा था, लेकिन उसने खुद को जल्दी संभाल लिया। उसे लगा कि मैं कोई गरीब लड़का हूँ और उसके सामने टिक नहीं सकता। उसने हाथ आगे बढ़ाया, चेहरे पर नकली मुस्कान थी। नाइस टू मीट यू, मैं चेड केंसिंगटन हूँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर उसके बड़े हुए हाथ को नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराया। मैं सेरेना का बॉयफ्रेंड हूँ। मेरी बात सुनते ही चैड का चेहरा हरा पड़ गया। उसने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, मेरा परिवार हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है। हमारे देश भर में 200 से ज्यादा लग्जरी होटल चेन्स हैं। हमारी नेटवर्थ बस कुछ बिलियन डॉलर्स है। ये सुनकर मैं और ज्यादा मुस्कुराया। फिर दोबारा वही कहा, मैं सेरेना का बॉयफ्रेंड हूँ। चैड का हाथ हवा में
ही अटका रह गया। वह पूरी तरह जम गया था। दांत पीसते हुए उसने मुझे घूरा, मानो आंखों से आग निकाल देगा। क्या तुम्हें इन 4 शब्दों के अलावा कुछ और बोलना भी आता है? डायना ने मुझे देखा, फिर चेड को देखा जो पूरी तरह निरुत्तर हो चुका था। वह चुपके से हंस पड़ी। ये बच्चा अभी भी लोगों को चिढ़ाने में माहिर है। चैड अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने एल्डर्स की तरफ अजीब सी मुस्कान दी। अंकल स्टीव, आंट डायना, मुझे अभी याद आया कि एक जरूरी बिजनेस मैटर है। मैं अब चलता हूँ, किसी और दिन मिलने आऊंगा। दोनों पेरेंट्स ने सिर हिला दिया। चैड तुरंत मुड़ा और बाहर निकल गया। अगर वह थोड़ा और रुकता तो उसे डर था कि सच में उसका ब्लड प्रेशर फट जाएगा। मुक्का हारना एक बात है, लेकिन स्टर्लिंग फैमिली के सामने इज्जत हारना बहुत बड़ी बात थी। उसने कभी नहीं सुना था कि सिरीना का कोई बॉयफ्रेंड है, इसलिए उसके दिमाग में एक ही जवाब आया, यह आदमी कहीं से अचानक नहीं आया। सिरीना ने इसे जरूर हायर किया है, सिर्फ ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, यही सच होगा। उधर सिरीना ने गुस्से में जाते हुए चैट को देखा, फिर मेरे कंधे पर हाथ थपथपाया और मुझे एक दुर्लभ कॉम्प्लीमेंट दिया। गुड बॉय, बाद में तुम्हें इसके लिए स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा।